सभी को नमस्कार। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बता रहे हैं, अर्थात ट्रांसफार्मर होता क्या है, क्या कार्य करता है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा ऊंचे विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा में तथा नीचे विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः ट्रांसफार्मर को दो भागों में समझाया जा सकता है, अर्थात पहला होता है अपचाई ट्रांसफार्मर अर्थात स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर अर्थात स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? जिस ट्रांसफार्मर के द्वारा ऊंचे विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित किया जा सके, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है, अर्थात उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। दूसरा होता उच्चाई ट्रांसफार्मर अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जब किसी ट्रांसफार्मर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के नीचे विभव को उच्च विभव में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब आता है इसकी रचना अर्थात कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ट्रांसफार्मर की रचना नर्म लोहे की आयताकार या गोलाकार पटलों को एक के ऊपर एक रखकर की जाती है। इन पटलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वे एक दूसरे से पृथक रहें, जिस कारण इनके बीच कम से कम भंवर धाराएं उत्पन्न हों तथा ऊर्जा का क्षय कम से कम हो। इस लोहे के क्रोड पर दो अलग अलग कुंडलियां बनाई जाती हैं। इसके लिए तांबे के मोटे तारों को लोहे के क्रोड के ऊपर लपेटा जाता है। इन कुंडलियों को एक दूसरे से पृथक रखा जाता है। इनमें से किसी एक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक तथा दूसरी में फेरों की संख्या कम होती है। किसी एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। अब ये इसका फिगर नीचे दिया गया है जो दिखाया गया है। इसमें एक को प्राथमिक कुंडली माना है और एक को माना है द्वितीयक कुंडली। तो और जो इसका जिसके पट्टियां लगी होती हैं ये उसकी कंडीशन क्या है, वो होती है नर्म लोहे की। लोहे का क्रोड होता है, तांबे के जो तार होते हैं उनके द्वारा उसको लपेटकर बनाया जाता है। प्राथमिक कुंडली को बोला जाता है प्राइमरी कॉइल और दूसरी कुंडली को बोला जाता है द्वितीयक कुंडली या सेकेंडरी कॉइल। तो इस प्रकार जो इसकी रचना है, जो इसमें सप्लाई भेजते हैं, एक प्राथमिक कुंडली हो गई, दूसरी द्वितीयक कुंडली हो गई, और इसमें सप्लाई एसी को हम सप्लाई भेजा जाता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली की अपेक्षा कम होती है, तब इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, अर्थात जिसमें फेरों की संख्या एक में ज़्यादा और दूसरे में कम होती है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली की अपेक्षा ज़्यादा होती है, प्राथमिक की अपेक्षा द्वितीय में ज़्यादा होती है, तब इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अर्थात अब ये चित्र दिखाया है जिसमें एक में फेरों की संख्या कम है और दूसरे में ज़्यादा है। तो एक पीसी बोला है प्राथमिक कॉइल और दूसरे में क्या है उच्चाई ट्रांसफार्मर फर्स्ट और नीचे है सेकंड। अपचाई ट्रांसफार्मर अर्थात हाई को लो करता है, एक करता है उच्च लो को हाई। तो अब इसका आता है वर्किंग, अर्थात ये कार्य किस प्रकार करता है। ट्रांसफार्मर की कार्यविधि ज्ञात करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा को सदैव प्राथमिक कुंडली पर लगाते हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा कुंडली में प्रवाहित होती है, तब कुंडली पहली बार एक दिशा में तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित होती है।
इस प्रकार परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा प्राथमिक कुंडली की वैद्युत ऊर्जा चुंबकत्व ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात जो ऊर्जा है वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चूंकि द्वितीयक कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी होती है, इस कारण द्वितीयक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस कारण द्वितीयक कुंडली में भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल दोनों कुंडलियों के फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, अर्थात जितनी द्वितीयक जो कुंडली है वो फेरों की जितनी संख्या अधिक होगी वह उतना ही अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP अर्थात उसको जो बोला जाता है नंबर ऑफ प्राथमिक नंबर है, तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को बोला जाता है NS अर्थात नंबर ऑफ सेकेंडरी है। यदि प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है तथा डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई होता है, तब प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल होता है EP बराबर -NP डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। इक्वेशन मान लेते हैं इसको हम, तथा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल ES इक्वल टू -NS डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। इसको मान लिया हमने 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, अर्थात EP बटे ES इक्वल टू NP बटे NS डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी इसमें से कट जाएगा। अब EP बटे ES बराबर हो गया -NP बटे NS अर्थात डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी और दूसरा हो गया डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। इन दोनों को क्या करेंगे, हम काट देंगे और माइनस से माइनस काट देंगे। तो इस प्रकार EP बटे ES बराबर आता है NP बटे NS। अतः स्पष्ट है कि दोनों कुंडलियों में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात में होता है। यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध लगभग नगण्य हो तथा ऊर्जा क्षय बिल्कुल न हो, तब कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल EP उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर VP तब कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक EP उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर VP के लगभग बराबर होता है, तथा द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युतवाहक बल ES उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VS के लगभग बराबर होता है। अतः EP बटे ES बराबर हो जाता है NP बटे NS बराबर हो गया VP बटे VS बराबर होता है R, जहाँ R एक नियतांक है जिसे कुंडली का परिणमन अनुपात कहते हैं। परिणमन अनुपात ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए R का मान 1 से कम तथा अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए R का मान 1 से अधिक होता है। ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियों में शक्ति लगभग बराबर रहती है। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा IP तथा द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा IS हो, अर्थात उसको प्राथमिक बोला IP और सेकेंडरी को बोला IS, तब प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली में शक्ति बराबर P बराबर होता है VI अर्थात P बराबर VI। तो इस प्रकार VP फर्स्ट का हो गया, IP प्राथमिक कुंडली हो गया बराबर VS इंटू IS। तो VP बटे VS बराबर हो गया IS बटे IP। अतः IP बटे और IS बटे IP बराबर हो गया R।
अतः ट्रांसफार्मर में विद्युत वाहक बल के परिवर्तन की दर उसकी धाराओं के परिवर्तन की दर के अनुपात में होती है। प्रत्यावर्ती धारा की दिष्ट धारा से तुलना अर्थात एक्सपेंस ऑफ एसी एंड कंपैरिजन ऑफ एसी टू डीसी, अर्थात जो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा होती है उसका दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। अर्थात नंबर 1, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा दोनों ओर रहती है, जबकि दिष्ट धारा की दिशा परिपथ में एक ही ओर होती है। अर्थात जो आपका ग्राफ होता है इसका प्रत्यावर्ती धारा की दिशा का एक दिशा में होता है और दिष्ट धारा का विपरीत दिशा में होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त यंत्र दिष्ट धारा परिपथ में प्रयुक्त यंत्रों की अपेक्षा अधिक मजबूत व सुविधाजनक होते हैं। अर्थात इससे क्या निकला, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो प्रयोग यंत्र हो रहे हैं दिष्ट धारा की अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं, क्योंकि जो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं वो हैवी होते हैं और दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता है। जहाँ दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है वहाँ प्रत्यावर्ती धारा का आसानी से दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो दिष्ट धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित नहीं कर सकते। एसी को हम दिष्ट धारा में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर की सहायता से निम्न विभव से उच्च विभव पर भेजा जा सकता है। निम्न विभव से उच्च विभव पर भेजा जा सकता है। इसमें ऊर्जा की हानि कम होती है तथा लागत भी कम आती है, परंतु दिष्ट धारा में ऐसा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा है जो उसका ग्राफ होता है हाफ, तो ये आपका एसी का प्रत्यावर्ती धारा ग्राफ बनाया है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर जो हाफ साइकिल है पॉजिटिव रहता है ऊपर का और नीचे का हाफ साइकिल निगेटिव रहता। तो इस प्रकार ये इसका ग्राफ मैक्सिमम और मिनिमम होता है। तो जिस कारण से जो प्रत्यावर्ती धारा है वो मैक्सिमम होती है और जीरो भी होती है, जिसके बीच में जो गैप होता है, जिस कारण से इसका जो ग्राफ है पॉजिटिव और निगेटिव होने के कारण इसकी जो साइकिल है एक बार तो अधिकतम होती है, एक बार निगेटिव मिनिमम होती है। इसकी जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है, क्योंकि जो बल्ब है 50 बार जलता 50 बार ऑफ होता है, जो भी जनरल बल्ब होता था। इसीलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। परंतु जो दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है, क्योंकि उसमें जो ग्राफ दिखाया है स्ट्रेट लाइन दिखाया, अर्थात इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है, जिस कारण से दिष्ट धारा की आवृत्ति हम 0 हर्ट्ज मापते हैं। अर्थात इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता, झटका नहीं देती है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि झटका तो देती है परंतु वो उससे भी दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। थैंक यू। अभी इसमें एक पॉइंट आया था भंवर धाराएं, अर्थात भंवर धाराएं होती क्या हैं। एडी करंट, जब किसी वैद्युत परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब उस परिपथ में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। सन 1895 में ये देखा गया कि जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है या गति करता है तब उस टुकड़े के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिस कारण धातु के टुकड़े के चारों ओर धाराएं चलने लगती हैं। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। इनकी तीव्रता इतनी प्रबल होती है कि धातु का टुकड़ा रक्त तप्त अर्थात लाल हो जाता है। भंवर धाराओं की प्रबलता धातु के टुकड़े की गति पर निर्भर करती है। गति कम होने पर इनकी प्रबलता क्षीण हो जाती है। अर्थात जो भंवर धारा है उसको कम करने के लिए ही इसमें जो पट्टियाँ लगाई जाती हैं, जिस कारण से वो पत्तियाँ जो दिखाई थी इस कारण से धीरे धीरे क्या हो जाती है, उनके बीच में गैप होने के कारण उसकी ऊष्मा एक लगातार नहीं बढ़ पाती, इसीलिए उसमें भंवर धाराएं कम होती हैं। यदि हम उसके स्थान पर एक लोहे का क्रोड बना दें जो पत्तियां लगाई जाती हैं तो उस
कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर है वो तुरंत तप्त हो जाएगा, जिस कारण से वो जलने का खतरा भी उसमें बना रहेगा। तो ये चित्र जो दिखाया है, इसमें जो ये स्ट्रिप लगाई गई हैं ये पतली नर्म लोहे की होती हैं, जिससे कि जो उसमें भंवर धाराएँ हैं अर्थात वो अधिक उत्पन्न ना हो। और भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में ऑयल भी डाला जाता है, जिससे कि वो इतना गर्म ना हो कि वो जलने की स्थान पर आ जाए, अर्थात तुरंत जल सकता है। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर बताए हैं, एक ऑयल वाला भी होता है और एक बिना ऑयल का भी। तो ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर दो प्रकार के आपको बता चुके हैं। थैंक यू।